भारत के समस्त बुद्धिजीवी एवं मुख्य रूप से बहुजन समाज के साथियों, बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आप लोगों के समक्ष आज कुछ ऐसी बातें पेश करने जा रहा हूं जो कि बहुत आवश्यक हैं। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आज बहुजन पैगाम पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों को और समस्त बुद्धिजीवियों को आगाह करने में लगा हुआ है, समस्त देशवासियों को जागृत करने में लगा हुआ है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी समझें उचित कमेंट्स करें, जिससे कि ये चैनल पूरे देश में और अच्छा काम करे जिससे सारे देशवासियों को इसका लाभ मिलता रहे। साथियों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, पूरा देश सुन रहा है, बहुत समय से जो मौजूदा सरकार है, मुख्य रूप से आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो 2024 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे कर देंगे। ये देश भारत के संविधान से चलता है। भारत का प्रीएम्बल कहता है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक देश है। इसमें विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। हिंदू कौन है, कितने हिंदू हैं, उनकी संख्या कितनी है, इस पर सोचना पड़ेगा। आज की स्थिति को देखते हुए संविधान के अनुसार भारत के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सवर्ण कम्युनिटी के लोग मुख्य रूप से हैं, जिनमें ओबीसी के लोग जो पहले अपने को हिंदू समझते थे, कहते थे, आज वो अपने को शूद्र मान चुके हैं। रामगोपाल यादव का स्टेटमेंट देख लो, शरद यादव का देख लो, एसएस यादव का देख लो, चौधरी विकास पाटिल का देख लो, नीरज पटेल का देख लो। बहुत सारे पत्रकार जो बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, रात दिन अथक परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और समाज को आगाह करने में जुड़े हुए हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, इनकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार तुम शूद्र हो। जब शूद्र हैं, शूद्रों को बराबरी का हक नहीं दिया, उनको गुलामी करने के लिए रखा गया था। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान, जिसे ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अथक परिश्रम से अपने को कुर्बान करते हुए बनाया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और 26 नवंबर 1949 को पार्लियामेंट ने इसे अंगीकार कर लिया था। संविधान के आर्टिकल 13 क्लियर करता है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन derogation of the fundamental rights. All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. इसका मतलब हुआ कि संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 13 के तहत जितने प्रीवियस लॉज बने हुए थे वो वॉइड डिक्लेयर हो गए
उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा। किसी भी राज्य सरकार को इस प्रोविजन के अलावा कोई रूल बनाने का अधिकार नहीं रहा। अमेंडमेंट की व्यवस्था हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो देश के अंदर सबसे बड़ी एक भ्रांति फैली हुई है, मनुवाद, जातिवाद, छुआछात, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, जो कि ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद की देन है, इसने भारत की मानवता को टुकड़ों में बांट रखा है, केवल लोगों को गुलाम बनाने के लिए, अपनी गुलामी कराने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, जिसको भारत का संविधान पूरी तरह से नल एंड वॉइड घोषित करता है और वो दंडनीय अपराध है। फिर भी ईवीएम के माध्यम से जो सरकार केंद्र में बनी है, राज्यों में बनी हुई हैं, उनको लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं है। ईवीएम के माध्यम से उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया और आज वो इसी बल पर ये बात कहती हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि ईवीएम उनके साथ है। देश के लोगों के सामने एक गंभीर चुनौती है कि ईवीएम का बहिष्कार करें, तभी हम इन सब चीज़ों को रोक पाएंगे। आज की सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य कर रही है। कोलोजियम जो एक असंवैधानिक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से हायर जुडिशरी में जजों की अपॉइंटमेंट होती है। कितने अफसोस की बात है कि एक ब्रिलियंट से ब्रिलियंट एडवोकेट किसी समाज का हो, अरे सवर्ण समाज का ही हम जोड़ते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। वही बन सकता है जो खास चुनिंदा परिवारों से आते हैं। तो ये परिवारवाद जो हर जुडिशरी पर हावी हो गया है, ये देश के लिए बहुत ही घातक है। किसी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल सकता। इसी संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक प्रोग्राम में, वार्षिक फंक्शन में, जब अटल बिहारी साहब प्रधानमंत्री थे, कहा था कि न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका एक जुआ घर बन गई है, जिसके जैसे पत्ते पड़ते हैं वैसा उसे न्याय मिल जाता है। कॉमन आदमी तो अभी सैकड़ों मील दूर खड़ा हुआ है, लाइन में खड़ा हुआ है, उसे न्याय नहीं मिल सकता। अफसोस की बात है, भारत की न्यायपालिका मुख्य रूप से हर जुडिशरी को सोचना चाहिए कि न्याय व्यवस्था अपंग क्यों होती जा रही है। अरे सारा देश जब हर जगह से परेशान हो जाता है, उसको कहीं न्याय नहीं मिलता, तब वो कोर्ट की शरण में आता है और कोर्ट ये कह दे कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी सुप्रीम कोर्ट में आने की, और 1 लाख रुपए पेनल्टी लगा दे, उसे बाहर कर दे, तो वो कहाँ जाएगा। ये बहुत ही सोचने की बात है। पूर्व में ऐसे कई उदाहरण पेश किए गए हैं। कोई भी एडवोकेट या देश का कोई भी नागरिक आज न्यायपालिका के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ऐसे उदाहरण पेश किए गए हैं हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि यदि न्यायपालिका के बारे में जो कुछ कहेगा तो कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा। ये डर बैठा दिया गया है लोगों के दिमाग में। इस डर को हर जुडिशरी को ही निकालना पड़ेगा। और जो स्पीक टू राइट, जो संविधान हमारे देशवासियों को बोलने की स्वतंत्रता देता है, फंडामेंटल राइट है, उसको किसी तरह से भारत की कोई भी एजेंसी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उसको ना तो चैलेंज कर सकता है और ना ही उसको समाप्त कर सकता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है। सारे देश के नागरिकों की आशाएं भारत के संविधान पर टिकी रहती हैं कि संविधान ही हमको बचा सकता है। मेरा आग्रह है न्यायपालिका से, संविधान का रिस्पेक्ट करना चाहिए। देश के नागरिक हैं, संविधान का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है मौजूदा सरकार संविधान को दरकिरार करते हुए एक पे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इस तरह के काम करती जा रही है। अभी आपने देखा जो किसानों के बिल पास हुए, सोचने की बात है, लोगों को सोचना चाहिए। सेक्शन 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
भाग 13 क्या इस चीज़ की अनुमति देता है, इस तरह कानून बनाने का? इस तरह से भारत के बुद्धिजीवियों को इस पर सोचना चाहिए और सबको न्याय दिलाने वाली बात करनी चाहिए। मेरा सबमिशन केवल इतना है, हम न्याय के लिए लड़ते हैं और जो बहुजन पैगाम पर आकर के हम अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, वो केवल मेरे व्यूज नहीं होते, पूरे देश भर से जो व्यूज विद्वान समाज सेवियों के, बुद्धिजीवियों के आते हैं, उनका एक संकलन होता है जो मैं पूरे देश की जनता के सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो कोई ये ना समझे कि ये व्यूज हैं केवल आर.एस. गौतम एडवोकेट के हैं। अभी आपने देखा मिस्टर राजीव खोसला, लर्नेड एडवोकेट, वो दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे, हाई कोर्ट में भी। उनका एक मैसेज आया, एक 1.5 पेज का, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहते हुए कि उन्होंने लिखा है कि ये सरकार है, देश की जो न्याय व्यवस्था है उसको भी कुछ न्याय की एजेंसियों बना करके उनके हवाले कर देना चाहती है, और उसमें हम लोग जो वकील लोग हैं वहाँ केवल क्लर्की करेंगे, नौकरी करेंगे, उसके मालिक होंगे तो वो लोग होंगे जो इन लीगल संस्थाओं को चलाएंगे। ऐसा एक विद्वान अधिवक्ता को क्यों लिखना पड़ा? कुछ ना कुछ तो है। इस पर वकीलों को भी सोचना चाहिए, जजों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी यदि कमज़ोर हो गई हमारे देश की तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। जितनी जिम्मेदारी वकीलों की है उतनी जिम्मेदारी जजों की भी है। बार एंड बेंच हैव द इक्वल स्टेटस टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल ऑफ द कंट्री। तो इस पर दोनों को गंभीर होना पड़ेगा। दूसरा एक मैसेज आता है, एक लेटर आया बहुजन पैगाम पर, लर्नेड एडवोकेट जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, दुष्यंत दवे साहब का। 2 पेज का एक उनका मैटर है जो उन्होंने बहुत ही दुखी होकर के लिखा हुआ है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। वो अर्नब गोस्वामी की बेल को लेकर के है। बेल फाइल होती है, प्रोसीजर इज देयर, दूसरे दिन उसमें ऑब्जेक्शन आते हैं, उनको रिमूव किया जाता है, रिमूव करने के बाद दोबारा से फाइल होती है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन आता है तो दोबारा रिमूव किया जाता है, तब जाकर के वो नंबर पे, जब सिस्टम के अनुसार नंबर आता तब वो हियरिंग के लिए जाती है जज के पास। लेकिन ऐसा उस केस में नहीं हुआ। तो क्या ये पर्टिकुलर केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने? ऑब्जेक्शन भी रिमूव नहीं, शायद 9 ऑब्जेक्शन उसमें आए थे, रिमूव नहीं किया गया, और उसके पश्चात इमीडिएटली दूसरे दिन हियरिंग पे लगा दिया गया। बट ये देश, मैं खुद एक लॉयर हूँ, मेरे हाई कोर्ट में केस जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, चंडीगढ़ में भी जाते हैं, जो भी देखते हैं उसमें कमियाँ होती हैं रिमूव करते हैं। रिमूव करने के पश्चात जब नंबर आता है तब हियरिंग होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये सब चीज़ें हैं जो हमारी देश की हर जुडिशरी है उसको कटघरे में खड़ा करने का काम करती हैं। अब यदि कोई कुछ कह दे, वो कहता क्यों नहीं है? इसलिए कि मान आना कहीं हो जाए, कंटेम्प्ट कोर्ट का नोटिस ना आ जाए। सच्चाई कहने में, जो फैक्ट है ऑन रिकॉर्ड है, उसको कहने में कोई कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं होता। कंटेम्प्ट कोर्ट का एक एक्ट बना हुआ है, मैंने भी पढ़ा है, हमारे जो लॉयर साथी है उन्हें भी पढ़ना चाहिए, पढ़ते भी हैं लोग, देश के लोगों को पढ़ना चाहिए। तो हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, हमारे देश की न्यायपालिका है, उसमें जो हर जुडिशरी है वो देश की प्रोटेक्टर भी है। सुप्रीम कोर्ट है हमारा, हाई कोर्ट्स हैं। यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, किसके कहेंगे जाकर के? और न्यायपालिका उनको कंटेम्प्ट कोर्ट का डंडा दिखाए तब कहाँ जाएंगे? तब तो ये संविधान का अपमान होगा और देश के लोगों को न्याय कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता, चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, कोई भी सरकार हो, भारत देश को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या कोई राष्ट्र घोषित करने की क्षमता रखती हो, इसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, न करना चाहिए। तो इस तरह का ख्याल रखने वाले जो मौजूदा सरकार में हैं, जो लीडर्स हैं, मुख्य रूप से
मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, लोगों का आरोप है ईवीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसको चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग आज कटघरे में खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग का ऐसा लगाव लालच क्या है कि वो ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहता है, जबकि देश के लोग पसंद नहीं करते। पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, लेकिन भारत का चुनाव आयोग ईवीएम से क्यों भाई? व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इलेक्शन कमीशन? तो उसको जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो विपक्ष हमारा है इतना कमजोर है कि आज वो कोलोजियम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। भाई हम एक वोटर हैं, हमारा एक वोट है, हम बी को देना चाहते हैं, ए को नहीं देना चाहते, सी को नहीं देना चाहते, डी को नहीं देना चाहते। मुझे पता नहीं, हम वोट डाल के आते हैं, किसको चला जाता है। यदि बैलेट पेपर से हो तो मुझे पता लग जाएगा कि हमारे वोट जिसको दिया है वो उसी के फेवर में गया हुआ है। इतनी सी बात है। तो ये दिस इज द टोटल वायोलेशन ऑफ द वोटर्स ऑफ द कंट्री। ये वोटरों का, जो सिटीजन्स हैं, उनको एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है वोट देने का, वो खत्म हो रहा है, और उसके लिए डायरेक्टली भारत का चुनाव आयोग जिम्मेदार है। दूसरी बात, किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म के नाम पर भारत को उस धर्म का राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते। ये हमारे भारत का संविधान उसे किसी भी हालत में अलाउ नहीं करता। लेकिन फिर भी लोग गुमराह करने के लिए इस तरह की बात करते हैं, जो कि असंवैधानिक है। इस संबंध में ज़्यादा न कुछ कहकर मैं आगे बढ़ता हूं। जहां तक सवाल कॉम्पिटेंसी का है, लोगों का व्यू आता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं बनते। अरे भाई, उनकी बात छोड़ो, वो कॉम्पिटेंट मान लो एक बार के लिए, एक मिनट के लिए नहीं होते। जो सवर्ण क्लास के हैं वो तो कॉम्पिटेंट होते, वो भी नहीं बनते। कौन बनता है? एक पर्टिकुलर फैमिली है, 250-300 फैमिली है, उनके जज बनते हैं। तो यहाँ कॉम्पिटेंसी की तो कोई बात नहीं रही। जहाँ तक सवाल कॉम्पिटेंसी का है, मैं आगाह करना चाहता हूँ पूरे देश के ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों के सामने, चाहे वो कोई भी हो, किसी वर्ग से जुड़े हुए हों। जहाँ तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, उदाहरण सामने है आपके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बना दिया, पूरे देश ने अप्रिशिएट किया, पूरे देश पे लागू हो गया। आज की मौजूदा सरकार, मोदी सरकार, जिसमें कैबिनेट में कोई भी SC ST ओबीसी नहीं है, इक्का दुक्का को छोड़ करके, माइनॉरिटी भी नहीं है, सारे के सारे सवर्ण क्लास के धुरंधर बैठे हुए हैं। किसानों के बारे में एक कानून बनाया, वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। थू हो रही है, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। कहाँ गई आपकी कॉम्पिटेंसी? अरे एक व्यक्ति ने भारत का संविधान बना दिया, पूरा देश अप्रिशिएट करता है, जुडिशरी अप्रिशिएट करती है, पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट करता है। और आप एक कानून बनाए, उसके पीछे लाखों लोग धरने पर बैठे हुए हैं, सड़कें जाम, सब जाम। इट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी। हु इज कॉम्पिटेंट? आपको फैसला करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट कौन है। कॉम्पिटेंट काम करने वाला होता है या ऊपर कंट्रोल करने वाला होता है? किसान की खेती में, जमींदार है, 500 बीघा जमीन है उसके पास काम करने वाले वो लोग हैं जो खेती करते हैं, तो उनको ज़्यादा तजुर्बा होगा खेती कैसे की जाती, गेहूँ कब होना चाहिए, कब काटना चाहिए। या जो कंट्रोल करने वाला है, तो वो कंट्रोल खत्म होनी चाहिए। आप जानते हैं कुछ समय पहले, यानी कांग्रेस के शासन में, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, एक जमींदारी विनाश अधिनियम बना था, पास हो गया था। कुछ स्टेट में लागू हुआ, कुछ में लागू नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ
ये लागू हो गया था, आज शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब, कमज़ोर से कमज़ोर ओबीसी के लोग हैं, सबके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ ये लागू नहीं हुआ वहाँ उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी घर के लोग हैं, माता हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो लैट्रिन करने के लिए भी जाएं तो कहाँ जाएं? दूसरों खेत में, वहाँ अत्याचार होता है। तो ये भी एक अत्याचार का कारण है। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए तुरंत। जो आपने लैट्रिन बनवाई वहाँ पानी नहीं है, वो बेकार हैं, पैसा चला गया बेकार में, कोई फ़ायदा उनका नहीं हुआ। उन लैट्रिन में कोई लैट्रिन करने नहीं जाता, क्योंकि जब पानी, पहले पानी की व्यवस्था करते, नल लगवाते, वहाँ पर पानी होना चाहिए, तब तो वो कामयाब होती। आपने देखा पूरे देश में कोई भी बाहर का मेहमान आता है, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप आए, ठीक है, आपने कहाँ भेज दिया? ताजमहल देखने के लिए या और कुछ जो पहले का मुगलों के शासन से बना चला आ रहा है 400-500 साल पहले। भाई 6 साल में आपने क्या बनाया? वो चीज़ आपने कोई दिखाई किसी को, या दिखा सकते हो? आपने 6 साल में क्या चीज़ बनाई है जो कोई विदेशी आए उसको आप दिखा सकते हो कि आपने ये बना दिया? कुछ नहीं बनाया। आप मंदिर बना रहे हैं और हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं, और जो दलित समाज के राइट हैं, ओबीसी के राइट हैं, संवैधानिक राइट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनको ख़त्म करा रहे हैं। ये आप काम कर रहे हैं। इससे तो देश कमज़ोर होगा, नफरत बढ़ेगी, बजाय एकता टूटेगी और आपस में वैमनस्य बढ़ेगा। तो ये काम करना आपको छोड़ना चाहिए और इस तरह की अफवाहें फैलाना बंद करो कि आप भारत देश को कभी हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाएंगे। तो ये नहीं हो सकता। अच्छी बात है, हालांकि ऐसी महामारी में जिस समय कोरोना फैला हुआ है, 10 साल से लोग सफ़र कर रहे हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, नौकरियां हैं नहीं, बेरोजगार युवक लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में घूम रहे हैं, त्राह मची हुई है। इस समय नई संसद बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं। अपने आप से, आप सबको दरकिनार करते हुए अपने आप से उद्घाटन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इससे ज़्यादा ज़रूरी थे, वो आपको करने चाहिए थे। अरे भाई, ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है? तुम्हारे पिताजी का तो है नहीं, ना तुम अपने खजाने से लाए हुए, ये पूरे देशवासियों का पैसा है, भारत का पैसा है। तो क्या भारत के लोगों से आपने पूछा या सबकी राय लेकर के ये काम किया? जो काम कर रहे हो वो आप अपनी मनमानी से कर रहे हो। जनता ने वोट दिया है, जनता के माध्यम से चुने गए हो और काम अपनी मनमानी से कर रहे हो, तो ये तो नहीं चलने वाला। कब तक चलेगा? तो इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को मुख्य रूप से सोचना चाहिए, गृह मंत्री को सोचना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि अरे भाई, हम जो भी हैं, जो भी बने, पब्लिक ने हमको बनाया हुआ है, उसके प्रति हम उत्तरदायी हैं, ये बात मान के चलना चाहिए, न कि तानाशाह बन के काम करना चाहिए। ये तो डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करती। इट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी, क्या? डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो आप जब सत्ता में आ जाते हैं जीत करके, उस समय डेमोक्रेसी की परिभाषा भूल जाते हैं। उस समय आप सबको दरकिनार करते 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 अपने मन से काम करने लगते हैं, तो वो गलत बात है। ये हर पार्टी पे लागू होती है। ऐसा नहीं मैं कहता कि केवल बीजेपी पे ही लागू होती है, कांग्रेस पर भी, सपा बसपा जो भी पार्टियां, सब पे लागू होता है। तो सबको इसे फॉलो करना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो आज की स्थितियों को देखते हुए जो अहम मुद्दे हैं उनसे सरकार भटक रही है। अरे, देश की अखंडता बरकरार रहना चाहिए, एकता बरकरार रहना चाहिए, भाईचारा आपस में बरकरार रहना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, भरपेट सबको भोजन मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, सस्ती बिजली पानी मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। उस पर तो आप ध्यान नहीं देते। रोड बनना चाहिए, खाद्य पदार्थ हैं, जो खाद्य हैं, पानी हैं, वो सस्ते होने चाहिए, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए जिससे कि किसानी होती है, उस पर ध्यान नहीं देते। बस क्या हिंदू मुस्लिम हो गया, ये हो गया, इससे क्या मिलने वाला है?
सरकार को सोचना चाहिए, किसी दल की सरकार हो, किसी स्टेट में हो, अरे भाई देश से ना तो तुम मुसलमानों को बाहर कर सकते हो, ना किसी हिंदू को बाहर कर सकते हो, ना ईसाई को बाहर कर सकते हो, किसी को कुछ नहीं कर सकते। सबको बराबर का अधिकार देता है भारत का संविधान, और संविधान का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। किसी कंडीशन में सारा देश एक हो जाएगा, क्योंकि संविधान सारे देशवासियों का प्रोटेक्टर है। संविधान के खिलाफ जो भी कार्य करेगा, चाहे वो जुडिशरी क्यों ना हो, संविधान उसे, देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। संविधान को देश की जनता सर पे लेकर के चलती है, क्योंकि वही इस देश का संरक्षक है, वही इस देश के लोगों को समान न्याय देने की व्यवस्था किया हुआ है, और संविधान ही सर्वोपरि है। इसलिए पहली बात तो ये, आप संविधान से छेड़छाड़ ना करें। नंबर 2, भारत के लोगों को अपना समझें, क्योंकि नागरिकों के आप गार्जियन हैं, आपको चुना है, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए आपको सामने आना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष की आलोचना नहीं करता, मैं वो बातें लोगों की नोटिस में लाना चाहता हूँ, सरकार की नोटिस में भी लाना चाहता हूँ। देखिए, किसी देश के 3-4 स्तंभ होते हैं जो उस देश को चलाते हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट, शासन। नंबर 2 प्रशासन, जो उसके अंडर में काम करता है। लेकिन अंडर का काम करने का मतलब ये नहीं कि वो उसका गुलाम है, आज्ञा पालक है, नो। नंबर 3 जुडिशरी, और नंबर 4 मीडिया। जब कोई सरकार जुडिशरी और मीडिया और प्रशासन को अपनी बगल में दबा दे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। और जो बगल में दबने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कभी, मैं बता रहा हूँ या नहीं पढ़ा, न्यूरेमबर्ग ट्रायल पढ़ा होगा। उस समय हिटलर ने क्या काम किया था, कितने लोगों को बिजली के एक एरेना बनाया था, उसमें मरवा दिया था। बाद में केस चला तो इंटरनेशनल कोर्ट ने यही कहा था, जो अधिकारियों ने कहा कि जैसा हिटलर ने कहा, बॉस ने कहा, वैसा हमने किया। कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं, आपका बॉस यदि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनह्यूमन वे में आपको ऑर्डर देता है, यदि वो आप करते हैं, उसको नहीं मानना चाहिए। आपको सब कुछ देख करके कि ये मानवीय है नहीं है, वो करना चाहिए, यू आर गिल्टी। तो आज यही पोजीशन है कि यदि भारत सरकार जुडिशरी पर, इलेक्शन कमीशन पर, मीडिया पर, प्रशासन पर किसी तरह का कोई ऐसा ऑर्डर थोपने की कोशिश करती है जो कि देश के लिए घातक है, उसे नहीं मानना चाहिए। अभी देखा आपने, एक काला आदमी था, अमेरिका में मार दिया पुलिस वालों ने, पूरे अमेरिका जल रहा, ऑस्ट्रेलिया तक मैटर चला गया। तो उस समय ट्रंप प्रेसिडेंट थे, इस समय भी हैं अभी, क्योंकि अभी 20 तक रहेंगे वो, 20 जनवरी तक। एक पुलिस अफसर कहता है, एक पुलिस अफसर से ट्रंप ने कुछ कहा, तो उसका जवाब था, आप अपना काम देखिए, जो अमेरिका का संविधान कहता है उसके तहत मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। ये ताकत हमारे देश के प्रशासन में भी आनी चाहिए, हमारे देश की जुडिशरी में आनी चाहिए, हमारे देश की मीडिया में आनी चाहिए, चुनाव आयोग में आनी चाहिए, कि वी आर परफॉर्मिंग अवर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट अंडर यू। हम भारत के संविधान के तहत अपनी ड्यूटीज का निर्वाह कर रहे हैं, न कि किसी के आदेश का पालन कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। देश के लोगों को कितना नाज होगा जुडिशरी पर, कितना नाज होगा प्रशासन पर, कितना नाज होगा चुनाव आयोग पर, और कितना नाज होगा भारत की एकता, अखंडता और संविधान पर। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज कुछ बातें मैं पूरे देश के सामने शेयर करना चाहता था। बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, लॉयर्स हैं, चाहे वो चंडीगढ़ से एक वकील साहब हैं श्री कुलवंत सिंह, बहुत लड़ने लॉयर हैं, उनके व्यूज आते रहते हैं। नरेश लामरा जी चंडीगढ़ हाई कोर्ट से हैं,
दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत सारे हमारे यार दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, यहाँ भी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हैं। तो सबके विचारों का संकलन करके जो मैंने आज सबमिट किया है, वो इसलिए सबमिट नहीं किया किसी दुर्भावना से, मैंने इसलिए सबमिट किया है कि वो हम पर भी लागू होता है और आप पर भी लागू होता है। सब लोग सुने, समझें और उस पर चलने की कोशिश करें। ये देश हमारा है, हमारा देश मजबूत होना चाहिए, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमारे देश को किसी के सामने भीख नहीं मांगनी चाहिए। अफसोस की बात है, हमारे देश में हर चीज़ है, यहाँ पैदावार भी हर चीज़ होती है, हर चीज़, आयरन भी निकलता है, गोल्ड भी निकलता है, गेहूँ पैदा होता है, धान मक्का सब चीज़ पैदा होती है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत होनी चाहिए जिससे कि हमारा देश पूरे विश्व में एक सबसे शक्तिमान विकसित कंट्री कहलाए। हम चाइना के सामने गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, जाकर कर्जा दे दो, अमेरिका से आने कर्जा दे दो, इधर उधर से कर्जा दे दो। अरे भाई, आप अभी राफेल लाए जर्मनी से, आपके अंदर कुव्वत क्यों नहीं है? आप अपनी टेक्नोलॉजी इस तरह की देश में मजबूत बनाइए जो यहाँ राफेल भी बनाया जा सके, हेलीकॉप्टर भी बनाया जा सके, हर चीज़ जो आपको बाहर से ना मंगानी पड़े। छोटे छोटे कंट्री है इन द कंपेरिजन ऑफ द इंडिया, जापान है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री है, कोरिया है, तो वो सब चीज़ बना लेते हैं। आप उस चक्कर में क्यों हैं कि हम वहाँ से खरीद के ले आएंगे? यहाँ के युवक हैं, उनके अंदर दिमाग है, लड़के हैं, लड़कियाँ, उनके अंदर भी दिमाग है, उनको इस तरह की शिक्षा प्रदान कीजिए जिसकी वजह से वो इस काबिल बने जो आपको कोई भी चीज़ बाहर से ना मंगानी पड़े और न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। आप खुद इस काबिल हो जाएं, भारत को इतना मजबूत बना दें कि भारत ही कोई भी आइटम, कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रूमेंट दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके बजाय इंपोर्ट करने के। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।